हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स होंगी लेक्चर्स रिलेटेड वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ से। पहली है, इन ग्रीन मोबिलिटी पुश कैबिनेट नोट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 100 सिटीज़। पहले देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। पीएम ई बस सेवा स्कीम फॉर ऑपरेशन ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 100 सिटीज़ विद प्रायोरिटी टू दोज जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस अभी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे ई बस सेवा स्कीम का संचालन किया जाएगा। ठीक है, पीएम मोदी ने बोला है इट विल रीडिफाइन अर्बन मोबिलिटी, जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसे रीडिफाइन करेंगे। ठीक है, इट विल स्ट्रेंथन आवर अर्बन ट्रांसपोर्ट infrastructure prioritizing cities without organized bus service. This move promises not only cleaner and efficient transport but also aims to generate several jobs. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो एनर्जी एफिशिएंट भी होते हैं, वो हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ नहीं करते और वो जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, ऐसा पीएम मोदी ने बोला है। तो देख लेते हैं आपके प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक है आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को समझना, इससे कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में। एन इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ वन दैट ऑपरेट्स ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेड ऑफ एन internal combustion engine that generates power by burning a mix of fuel and gases, जो फ्यूल से चलता है, गैसेस से चलता है, और या जिससे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती है, उसके बजाय क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल से चलता है। मेन से स्पेसिफिक आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। पहला है क्लीनर इन्वायरमेंट, ठीक है, हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज़ होंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड एट्सेट्रा। आपका जो ओजोन होल है, ठीक है, उसमें फ़र्क आएगा। हायर एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टैंक टू व्हील्स एफिशिएंसी इज़ अबाउट अ फैक्टर ऑफ 3 हायर देन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स, यानी कि 3 गुना क्या अच्छा है जो इसकी टैंक टू व्हील एफिशिएंसी, इसमें वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, देयर आर एन अल्टरनेटिव टू कंबशन इंजन्स पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल का क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है विद डिस्चार्ज। फॉसिल फ्यूल्स वाले से क्या होता है, इससे हार्मफुल गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और इंडिया ने क्या एक प्लेज भी लिया है टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 33% टू 35% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030 तक क्या करना है, 35% तक हमें जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस है उसे कम करना है। EVs are economical and unaffected by escalating geopolitical tensions और rising global oil prices। जो अदर कंट्रीज़ में जो ऑयल प्राइसेस हाई हो जाता है ना, हमारी डिपेंडेंसी वो दिखाती है कि वो हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हमारी डिपेंडेंसी वहाँ ना रह के अपने पे इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड ई व्हीकल्स पे हो जाए तो वहाँ की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, अब उसके प्राइसेस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। EV प्रोडक्शन विल बेनिफिट रीजनल इंडस्ट्रीज़, जो हमारी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ है उन्हें बेनिफिट करेगी, वहाँ पे जॉब जनरेट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देगी और मेक इन इंडिया को एक्सेलरेट करेगी। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, उसे भी बढ़ावा देगी। सेटिंग अप न्यू प्रोडक्शन एंड चार्जिंग सिस्टम, ये स्किल बिल्डिंग भी होगा, यानी कि स्किल देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, अपने यूथ को वो जो डेमोग्राफी बताया था कल, वो 15 इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में क्या पीएम मोदी ने बोला था, वो डेमोग्राफी का मतलब क्या है, आप स्किल्स को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब ये न्यू प्रोडक्शन एंड चार्जिंग सिस्टम्स होगा, जब इस्टेब्लिश होगा, तो उसके लिए न्यू स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम भी चलाया जाएगा और ये जॉब्स को भी क्रिएट करेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। इसमें देखे गए हैं कुछ चैलेंजेस जैसे कि इन व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए कुछ चार्जिंग स्टेशंस चाहिए होंगे। ठीक है, जिसके लिए लैंड एंड अदर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे,
थोड़ा कॉस्टली, मतलब इन्वेस्टमेंट वो कॉस्टली है, उसके बाद काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। द इंस्टॉलेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ चैलेंजिंग इन सेवरल एरियाज ऑफ इंडिया ड्यू टू इनएडिक्वेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई। बिजली की सही सप्लाई ना होने के चक्कर से चार्जिंग स्टेशंस में दिक्कत आ सकती है, जो इवेंचुअली पब्लिक को दिक्कत करेगी और जो डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हमारी कंट्री में उसे इफ़ेक्ट करेगी, राइट। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच व्हीकल रिक्वायर्स हाई टेक्निकल एबिलिटीज़, वो टेक्नोलॉजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए स्किल्स चाहिए, और वो अभी हमारी कंट्री में बहुत कम है, ठीक है। आपको पता है अराउंड 42 to 45% हमारा जो यूथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है। इसका मतलब क्या है, वो स्किल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है या फिर कम है। तो हमें क्या करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लाने के लिए हमें उन्हें स्किल्स देनी पड़ेंगी। उसके लिए अभी कुछ दिक्कतें, शुरुआती दिनों में कुछ दिक्कतें देखी जा सकती है। Scarce battery technology. The lithium-ion battery is most popular and widely used energy sources. For EV, India doesn't produce lithium. कल एक न्यूज़ थी कि FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाया जाएगा पेरू एंड चीन जैसी कंट्री से, क्योंकि उनके पास क्या है, लिथियम प्रोडक्शन है। तो हमें क्या स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा कि हमारी लिथियम प्रोडक्शन को वो लोग फुलफ़िल कर पाए, लिथियम रिक्वायरमेंट्स को वो लोग फुलफ़िल कर पाए। और लिथियम हमें चाहिए बैटरीज़ के लिए, बैटरी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। सो ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे पास लिथियम की सप्लाई नहीं है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है। फेम इंडिया, एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम 11 cities आर रिसीविंग सब्सिडीज़ टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बसेस, टैक्सीज एंड 3-wheelers, ठीक है। मतलब 11 सिटीज़ में क्या हो रहा है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। कंसेशंस ऑन GST, 5% GST लगेगा। गवर्नमेंट लेवीज 5% GST ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सिर्फ 5% GST लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, एंड 28 कंपैरिजन ऑफ जो कंबशन ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें 28% GST लग रहा है। सो इसका मतलब ये क्या, सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट देना चाहती है ई व्हीकल्स को, ठीक है, 5% GST लगाकर सिर्फ। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, at the beginning of 2021 the government launched the Go Electric campaign to promote the use of electric vehicles and kitchen appliances to ensure the nation's energy security। यानी कि जो चीज़ें फ्यूल से चल रही हैं उसमें क्या, अब इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक से जनरेटेड वाली चीज़ों को यूज़ करने के लिए एनकरेज किया है गवर्नमेंट ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन में। वे फॉरवर्ड क्या है, नीति आयोग हैज़ सजेस्टेड प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी लेन्स and designated parking places for charging automobiles। इसमें यानी कि आपको कुछ लाइंस ना, देश की लाइंस आपको कुछ प्रायोरिटी या नॉन प्रायोरिटी बेसिस पे रखना पड़ेगा। अर्बन प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड, एरिया वाइज इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विद फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग। यानी कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच को लेके हमें चलना होगा अगर हम ई व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी में, एंड उसे मतलब सिटीजन्स को एनकरेज करना चाहते हैं कि आप ये व्हीकल्स अडॉप्ट करें। तो आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच, आपको सारे डायमेंशंस को चेक करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है रैम्पेंट अनसाइंटिफिक बिल्डिंग कॉज हिमाचल डिज़ास्टर। हिमाचल डिज़ास्टर में जो अनसाइंटिफिक प्लानिंग की गई है, प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डेवलप किए गए हैं, उसी का भुगतान अब दे रहा है हिमाचल प्रदेश। और सेम कुछ चीज़ें उत्तराखंड में भी हो रही है। उत्तराखंड में भी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड, जो रिवर के एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लैश फ्लड, और जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है। क्या हम कर सकते हैं हिमाचल डिज़ास्टर को वो स्टॉप करने के लिए? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या होता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि जो हम प्रोजेक्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं या जो प्रोजेक्ट हम बिल्ड करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, पीपल या हिमालयाज़, इन सब पे क्या क्या उसका असर पड़ सकता है, पास्ट में वो कैसा रहा है,
यानी कि कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ अगर पास्ट में होती है तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्ड करने लायक नहीं है। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए हमें चलना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में खासकर तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, पब्लिक के इश्यूज़ को टैकल करते हुए। प्रमोटिंग इको टूरिज़्म, एक हॉलिस्टिक अप्रोच चाहिए टूरिज़्म सेक्टर में, जिसमें जो टूरिस्ट हैं उनका पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए, गवर्नमेंट एंड वेरियस जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, होटल्स, बिल्डिंग एंड अदर वो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ जहाँ पे अब टूरिज़्म बढ़ाया गया है ना, वहाँ वहाँ पे आप कूड़ा भी देख सकते हैं, पोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो ये एक टूरिस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि वो इको टूरिज़्म करे। ठीक है, वो ज़्यादा गंदगी ना फैलाए, स्पेशली हिली एरियाज़ में, वो कहीं ना कहीं हार्म करता है हिमालयाज़ को, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग सच एज डिज़ास्टर रेजिलेंट हाउसेस, अगर डिज़ास्टर रेजिलेंट हाउसेस बनेंगे हिली एरियाज़ में तो लैंडस्लाइड्स प्लस फ्लैश फ्लड की दिक्कत में ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, हमें वातावरण में, पर्यावरण में और जो अपनी आर्थिक स्थिति का सुधार करने में ना हमें एक बैलेंस बनाना है कि इन्वायरमेंट को भी हम साथ साथ लेके चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रॉइंग सेल्फ एस्टीम ऑफ अ पर्सन अमाउंट्स टू सुसाइड अबेटमेंट, यानी कि इसमें हाई कोर्ट ने कहा है ये जो डेथ ऑफ LGBT दलित एग्जीक्यूटिव के बाद ये बोला है हाई कोर्ट ने कि अगर आप किसी पर्सन का सेल्फ एस्टीम, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, अगर आप उसे हार्म करते हैं ना तो वो बिल्कुल सुसाइड के लिए उसे उकसाना हुआ। टार्निशिंग एंड डिस्ट्रॉइंग अ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ अ हाइपर सेंसिटिव पर्सन वुड अमाउंट टू अबेटमेंट टू सुसाइड। ठीक है, वो केस आप पे दर्ज किया जाएगा कि आपने सुसाइड के लिए उकसाया है उसे। नेक्स्ट देखते हैं एव टीजिंग टू कीप एडल्ट्रेस टू बास्टर्ड, SC सजेस्ट री राइट टू फाइट स्टेरियोटाइप्स। इसमें क्या है, एक हैंडबुक है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें कुछ वर्ड्स को बदलने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें एव टीजिंग है जो कुछ ना कुछ मतलब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग भी है, कुछ वुमेन के लिए कुछ सेक्सिस्ट होता है ना, वैसा है। एव टीजिंग इज़ द इनकरेक्ट वे ऑफ सेइंग स्ट्रीट सेक्शुअल हैरेसमेंट विच वुड बी द अल्टरनेटिव लैंग्वेज विच शुड बी द alternative language. Preferred in quotes, it is the stereotype that women who consume, जैसे कि एव टीजिंग कहते हैं ना, तो इसमें ये एक स्टेरियोटाइप दिखाता है कि वुमेन जो अल्कोहल एंड स्मोक करती हैं सिगरेट्स, वो सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए बिल्कुल मतलब तैयार रहती है या वो ऐसा चाहती है, ये एक स्टेरियोटाइप है, राइट। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेरियोटाइपिकल वर्ड्स हटाए गए हैं, मतलब हटाए जाएंगे, जैसे कि एडल्ट्रेस है, बास्टर्ड है, करियर वुमेन है, कैरनल इंटरकोर्स, कीप, हाउसवाइफ, मिस्ट्रेस, प्रोस्टिट्यूट, ट्रांससेक्सुअल एंड अनवेड मदर, इन सारे वर्ड्स को हटाया जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। या आपके GS पेपर 1 में आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जब होगा, वुमेन स्टेरियोटाइप का जब कोई इशू होगा, सोशियोलॉजी में आप लिख सकते हैं, एंड अदर वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ में आप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में से इन वर्ड्स को हटाना चाहती है, वर्बली और राइटिंग में भी। ठीक है, A handbook calls upon the Indian judiciary to recognize the deep-rooted impact of gender stereotypes and actively work to dismantle them from thinking, decision making and writing, यानी कि जो जेंडर स्टेरियोटिपिकल वर्ड्स हैं उन्हें हटाने के निर्देश वो देती है सुप्रीम कोर्ट अपनी हैंडबुक में से। क्या बोला है CGI ने कि स्टेरियोटाइपिकल जो लैंग्वेज होती है ना, में री इन्फोर्स द आइडियाज़ कॉन्ट्रारी टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस। कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस क्या कहते हैं कि वुमेन की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 15। ठीक है, तो
इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हमें बेसिकली फॉलो करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को फॉलो करना है, जिसके लिए स्टेरियोटाइपिंग वर्ड्स हटाने ज़रूरी हैं. स्टेटिंग दैट चैलेंजिंग एंड ओवरकमिंग स्टेरियोटाइप्स इज एसेंशियल टू इंश्योर, ये ज़रूरी है एक इक्वल, इंक्लूसिव एंड कंपैशनेट सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में. ठीक है. यूजिंग स्टेरियोटाइप वो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्टिवली इवेलुएटिंग द सिचुएशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसके अगेंस्ट जाता है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? प्रीलिम्स के लिए आपके लिए ज़रूरी है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. टेकन फ्रॉम यूएसए से लिया गया है. ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. आर्टिकल 14 कहता है इसके बारे में. इसमें क्या, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. जैसे कि अनप्रिविलेज्ड होते हैं ना, उनकी तरफ थोड़ी दयालुता से किया जाता है, मतलब जजमेंट दी जाती है. ठीक है. इसमें क्या है, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. इसमें हम कैटेगराइज कर देते हैं. ठीक है, कि इस ग्रुप के पर्सन को ऐसी सज़ा मिलेगी, इस ग्रुप के पर्सन को ऐसी सज़ा मिलेगी. ये जस्टिफाई होना चाहिए ऑब्जेक्टिवली. ठीक है. ये किसी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए. लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जो जैसा है उसे वैसा ट्रीट किया जाएगा. यहाँ पे वुमेन को क्या बोला जा रहा है कि जेंडर स्टेरियोटाइपिकल नहीं रहना है, वुमेन को टारगेट नहीं करना है स्पेसिफिकली. ठीक है. लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी आर्टिकल 14 में है. ब्रिटिश से, वो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया है. ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ब्रिटिश लॉ. द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, यहाँ क्या कहते हैं कि लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर हैं. कोई भी ऊंचा नीचा, जेंडर वेंडर कोई कुछ नहीं देखेंगे. द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को ऐसे स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी. नो पर्सन इज़ अबव द लॉ. यहाँ पे क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ने, CGI ने, कि स्टेरियोटिपिकल वर्ड्स को हटा के हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को एंश्योर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं आपके काम की चीज़. आपको यूटिलिटी देखनी है न्यूज़ की, कि वो आप वो अपने GS पेपर्स में या ऐसे में आप कैसे काम में लेके आ सकते हैं. ये जैसे नो वायलेंस वगैरह है ना, आप इसमें एसेज में आप एक डायमेंशन दिखाएंगे. ठीक है. नो वायलेंस, लैक ऑफ एम्पैथी, राइट, और रिलीजियस और लाइक कम्युनिटी वाली चीज़ है यहाँ पे. देख लेते हैं. पुलिस मेक फर्स्ट अरेस्ट ऑफ हेट स्पीच इन कनेक्शन विद वायलेंस एंड नो. देख लेते हैं हेट स्पीच में हमारे लिए मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू द 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, हेट स्पीच क्या होती है, इज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन. ठीक है. डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस यानी कि नस्ल. जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के पर्सन्स होते हैं ना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है अपने मेन लैंड से. मेन लैंड लाइक दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे ना इन जगह पे एक रेसिस्ट अटैक भी उन सब पे होता है. ठीक है. तो ये क्या है, एक हेट फैलाना हुआ, हेट स्प्रेड करना हुआ. इसी को क्या बोला है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीव्स एंड लाइक. दस हेट स्पीच इज़ एनी वर्ड, रिटन और स्पोकन साइन विजिबल होते हैं. विजिबल रिप्रेजेंटेशन विद इन अ हेयरिंग और अ साइट ऑफ अ पर्सन विद द इंटेंशन टू कॉज फियर और अलार्म टू और इंसाइट टू वायलेंस. यानी कि हेट स्पीच को, वायलेंस को टारगेट करके क्या हेट स्पीच दिया जाता है, कि दो गुटों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या कहती है, यहाँ पे देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इंक्रीज इन केसेस रजिस्टर्ड टू प्रमोट हेट स्पीच एंड फॉस्टर्स एनिमोसिटी इन सोसाइटी. हेट स्पीच के काफ़ी सारे केसेस अब रजिस्टर किए गए हैं. ठीक है. बहुत इंक्रीज़ हुए हैं. कॉजेज़ क्या है, हेट्रेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि एक धर्म दूसरे धर्म से घृणा करता है, ये इसका एक कॉज है हेट स्पीच का. फेक मैसेजेस स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज व्हाट्सएप, ट्विटर एंड यूट्यूब. फेक मैसेजेस स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया. जो होता है ना व्हाट्सएप, वो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर फेक मैसेजेस को स्प्रेड करने का नाम ही वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब दे दिया गया है. कंसिडरिंग वंस कम्युनिटी एज सुपीरियर,
यानी कि अपनी कम्युनिटी को, अपने धर्म को, अपनी इथनिसिटी को सुपीरियर समझना एंड दूसरे को इन्फीरियर समझना, तो वो भी एक हेट फैलाता है सोसाइटी में। इसे कहते हैं अस वर्सेस देम, यानी कि हम इधर हैं वर्सेस देम, वो लोग। कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, कॉन्सिक्वेंसेस वायलेंस होता है, मॉब लिंचिंग होती है, यानी कि अगर एक बार हेट बैठ गया मन में तो क्या होगा, कभी भी, यानी कि डाइटरी प्रैक्टिसेस की बीफ के लिए हम क्या करते हैं, बीफ हो गया या अदर कुछ भी जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें हम मॉब लिंचिंग भी कर देते हैं कभी कभी, वो चीज़ इसमें हो जाती है कॉन्सिक्वेंस। हार्म टू लॉ एंड ऑर्डर, हार्मनी एंड पीस, हार्म टू इंडिया सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, राइट। लॉस ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन कैपिटल का लॉस कैसे होगा, पोस्ट वॉयलेंस ट्रॉमा, जिसके साथ वॉयलेंस हुआ है या जिसने वॉयलेंस देखा है वो ट्रॉमा में चले जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वो ह्यूमन कैपिटल अब वो उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था, वॉयलेंस के पहले हुआ करता था। अब वो काफ़ी सालों तक या शायद पूरे जीवन भर अब वो उतना प्रोडक्टिव नहीं रह पाएगा, तो ये ह्यूमन कैपिटल का लॉस हुआ। ऐसा ही इफ़ेक्टिव वे टू टैकल दिस, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जैसे कि इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ नेशन है, हमें उसे अपहोल्ड करना है। सेकुलरिज्म, फेटर्निटी, जो वर्ड्स मेंशन करे गए हैं प्रेम्बल में, ये क्या बताते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड बताते हैं, वैल्यूज़ बताते हैं उनकी, कि ये वैल्यूज़ वो अपने आने वाले भारत में देखना चाहते हैं, उसे हमें अपहोल्ड करना होगा। ये सिटीज़न होने के नाते हमारे ये फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट पीपल इन्वॉल्व इन हेट स्पीचेस, बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन हमें लेना है, सज़ा हो, इम्प्रिजनमेंट हो, फाइन हो, लाइफ सेंटेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है, बट अप्रोप्रिएट एक्शन हमें लेना है जो फेक मैसेजेस फैला रहे हैं और जो हेट स्पीच, बिल्कुल वॉयलेंस को टारगेट करते हुए जब हेट स्पीच देते हैं उन लोगों के लिए। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि हमें एक दूसरे की कम्युनिटी के प्रति अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा कि जो फ्रेटर्निटी है, जो हार्मनी, ब्रदरहुड है, उन सब के साथ हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें इंडिया की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट है ये आप लिख सकते हैं अपने जीएस पेपर 1 में, और ऐसे में आप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। फॉल्स एलिगेशंस ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप, अल्टीमेट काइंड ऑफ क्रूएलिटी, जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, फैमिली वैल्यूज़ को बनाए रखने के लिए क्या होता है, इल्ज़ाम नहीं लगाना होता। वही वो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला है, फॉल्स एलिगेशन, अगर आप झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं अपने स्पाउस पे, इलिसिट रिलेशनशिप, जो अवैध रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं बिना सबूतों के, तो वो एक टाइप का क्रूएलिटी माना जाएगा, ठीक है। इस न्यूज़ में क्या था कि वुमेन ने अपने हस्बैंड पे इलिसिट रिलेशनशिप का एक मतलब आरोप लगाया विदाउट एनी एविडेंस, ठीक है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है ना, तो शक भी एविडेंस के बेसिस पे किया जाता है। अगर एविडेंस नहीं है तो आप ऐसे इलिसिट रिलेशनशिप का किसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते, अपने स्पाउस पे नहीं लगा सकते आरोप। अगर आपने लगाया तो वो मेंटल क्रूएलिटी होगी, ठीक है। तो ये आप ये नोट कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 1 या फिर ऐसे के एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट है जीएस पेपर 2, वीकर सेक्शन के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या योजनाएं बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट है, विश्वकर्मा योजना, कैबिनेट क्लियर्स रुपीज़ 13,000 करोड़ 5 ईयर स्कीम फॉर क्राफ्ट्स पीपल, जो क्राफ्ट में ना, जो ट्रेडिशनल नॉलेज, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट में जो पीपल इन्वॉल्व हैं उनके लिए 13,000 करोड़ की स्कीम एक लाई गई है, इन्हें लोन वगैरह प्रदान किया जाएगा। ओके, एम्ड एट बेनिफिटिंग इंडिविजुअल स्किल्ड इन क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप वॉज अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे आफ्टर मीटिंग ऑफ कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट। ये किन किन लोगों के लिए है, कारपेंटर हो गए, बोट मेकर, आर्मर, ब्लैक स्मिथ, हैमर, टूल किट मेकर, लॉक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, स्कल्प्टर, स्टोन ब्रेकर, कॉबलर, यानी कि जो टूल्स वूल्स के साथ अपना काम करते हैं, ट्रेडिशनल काम जो करते हैं, उनके लिए ये लाई गई है। ये द स्कीम एम्स टू स्ट्रेंथन गुरु शिष्य परंपरा, ये ऐसे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली स्कीम क्या गुरु शिष्य परंपरा को स्ट्रेंथन करती है, फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस जो चलती आ रही है, जैसे कि कुम्हार की, लोहार की, सुनार की, ठीक है,
उसे और बढ़ावा देती है ट्रेडिशनल स्किल्स को, उन्हें एम्पावर करती है, राइट। द गवर्नमेंट सेड इन अ स्टेटमेंट, द स्कीम इट स्टेटेड ऑल्सो aims to improve the quality and reach of products and services of artisans and crafts people, जिन्हें कहा गया है विश्वकर्मास, और स्कीम है विश्वकर्मा योजना। ये आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। और कोई न्यूज़ जो आपके काम की हो, आपको देखना है कि वो न्यूज़ आपकी कैसे काम की आ रही है। ये वाला मैंने कल भी बताया था, थैंक यू मिस्टर पाठक। इसमें एक वॉलेंटियर थे, ये वाला कल मैंने बताया था कि एथिक्स के जीएस पेपर 4 में जब लीडर्स के एग्जाम्पल पेश करने होते हैं या सोशल रिफॉर्म या वॉलेंटियर के एग्जाम्पल पेश करने होते हैं, तो आप ये इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 1971 में 70s के टाइम पे इन्होंने क्या किया, सुलभ शौचालय, मतलब शौचालय इन्होंने 10,000 टॉयलेट्स अक्रॉस द कंट्री बनाने में इन्होंने योगदान दिया अपना, ठीक है, मतलब एक लीडिंग पर्सनालिटी रहे। द वॉलेंटियर बिंदेश्वर पाठक braved humiliation and ridicule from the members of Brahmin caste. He was born into the spent 3 months in a village studying the socio-economic conditions. ये एक सोशियोलॉजी के ग्रेजुएट एक पर्सन थे। इन्होंने मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है ह्यूमन फैक्टर्स को हैंड से मैनेज करना, उसको एबॉलिश करने के लिए या उसे सोसाइटी से हटाने के लिए इनका योगदान रहा है। इनका योगदान तब रहा है जब 1970s में, जब क्या होता था, जब ओपन डिफेकेशन एक वेल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस थी, ठीक है। स्वच्छ भारत तो अब आया, बट एक स्वच्छ भारत इन्होंने तब चलाया था 1970 में। ये इनका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे और एथिक्स पेपर के लिए। इन एडिटोरियल्स में ऐसा कुछ खास था नहीं जो आप लिख सकते हैं अपने, जो आप नोट कर सकते हैं। ये वाला इम्पॉर्टेंट है, पैट्रियोट एक्ट टू जीएस पेपर 4 आंसर्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें पैट्रियटिज्म की मीनिंग बताई गई है कि जब जय जवान जय किसान हो सकता है तो वाई नॉट जय इंसान, ठीक है। अगर हम ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर ह्यूमैन वैल्यू होगी हमारे अंदर, तो क्या होगा, ये नो वायलेंस वाली जैसी बात नहीं होगी, मणिपुर वायलेंस जैसी बात नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या है, धरसाना सत्याग्रह के टाइम पे सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी से पूछा कि आखिर पैट्रियटिज्म होता क्या है, तो गांधी जी ने आंसर किया कि होल्ड इट फर्मली। अब वो जो उन्होंने फ्लैग जो पकड़ा था फ्लैग इंडिया का, उससे क्या और कस कर पकड़ने को बोला। इसका मतलब क्या है, शी हेल्ड इट ऑन इट एंड डिस्पाइट चार्जिंग बैटन्स द एक्ट ऑफ होल्डिंग ऑन द फ्लैग बिकम अ मेटाफोर फॉर स्टैंडिंग फर्म ऑन प्रिंसिपल, यानी कि अपने उस सोलो पे ही चलना क्या होता है, पैट्रियटिज्म होता है। स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट वन कैन नॉट प्रोटेक्ट वंस ओन कंट्री, वंस कंट्रीज रिस्पेक्ट इफ़ वन कैन नॉट सिक्योर देयर मदर, यानी कि अगर अपने वैल्यू पे अगर आप नहीं चले ना, तो आप अपनी कंट्री को भी नहीं सिक्योर कर सकते हैं। ये वाली लाइन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म ऑफ मैकियावेली देयर इज़ नो स्पेस टू क्वेश्चन वंस कंट्री। मैकियावेली क्या कहते हैं कि देश के प्रति कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल फिलोसोफर स्टेफन नाथनसन acknowledged the sense of discomfort that many have when talking about patriotism, so he espoused a moderate patriotism. इसमें क्या है, it is characterized by a special affection of one's country, personal identification with the country, यानी कि एक वो होता है ना, एक प्रेम पूर्ण वाली भावना होती है कंट्री की तरफ। हमारा देश हम हमें से और बेहतर बनाएंगे, नागरिक होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। यही होता है क्या, पैट्रियटिज्म, कंसर्न फॉर इट्स वेलबींग। अगर हम अपनी कंट्री का, जैसे जब प्रेम पूर्ण भावना होती है तो हम ख्याल भी रखते हैं, हम उसकी मतलब बढ़ोतरी का भी ध्यान रखते हैं, तो अगर ये कंट्री के लिए हो तो ये है पैट्रियटिज्म, ठीक है। देयर इज़ अ लाइन फ्रॉम जॉन एफ कैनेडी इनॉग्रल स्पीच resonates across time and culture. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. यानी कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, आप वो मत पूछिए, आप खुद से पूछिए कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये लाइन आपकी ऐसे के लिए भी, आपके जीएस पेपर 4 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कोट के रूप में भी आप इसे ले सकते हैं जीएस पेपर 2 के लिए।
ठीक है। मोस्ट पैट्रियोटिक थिंग वी कैन डू 2023 में हम क्या कर सकते हैं? से नो टू हेट। किसी भी सॉइल से हो आप लोग, या फिर किसी भी रीजन से हो, या किसी भी एथनिसिटी, किसी भी रेस, किसी भी जेंडर से हो, आपके लिए क्या है कि पैट्रियोटिज्म के बेनिफिट्स को आप रीप करें, राइट। Patriotism is in its very essence has to be inclusive. A patriotism that it starts to exclude, that makes other take a test to be certified patriotic is not patriotism. यानी कि अगर पैट्रियोटिज्म ना एक्सक्लूड करता है कि हमारा धर्म या फिर हमारी कम्युनिटी पैट्रियोटिज्म में है और दूसरी कम्युनिटी क्या है? देशद्रोही है, ऐसा नहीं है। ये कोई पैट्रियोटिज्म नहीं है, ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। इंडियाज़ नॉन पुअर, ये इंडियाज़ न्यू नॉन पुअर, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? ये 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, इसमें 3 डायमेंशंस देखे गए हैं: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्हेन हेल्थ इज ट्रैक 3 वेरिएबल: न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंस मोर्टालिटी। मैटरनल हेल्थ, शिक्षा में देखें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखें तो सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, बैंक अकाउंट, ये सब आता है। तो इन सब को मेज़र करते हुए एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया जाता है। द इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन मेथडोलॉजी यूज्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट ग्लोबल MPI। उसके बाद ये वाली चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी। दादा भाई नारोजी ने सबसे पहले क्या किया कि इकोनॉमी के बेसिस पे, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में हम मीज़र करेंगे पॉवर्टी को। उन्होंने अपनी बुक निकाली थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। उसमें बताया था कि पॉवर्टी को एक्चुअली मनी के टर्म्स में हम मीज़र कर सकते हैं। ईट अ सब्सटेंस डाइट, नारोजी's अप्रोच, इन्होंने डाइट वगैरह को एक स्टैंडर्ड माना था। उसके बाद क्या हुआ? पॉवर्टी लाइन आई, जैसे कि DT लकड़ावाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर, C रंगराजन कमेटी, इन्होंने क्या एक पॉवर्टी लाइन को बना दी थी, पॉवर्टी लाइन इस्टेब्लिश की थी। द लाइन इज़ द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, हम उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दनूबे चैनल फॉर यूक्रेन ग्रेन एक्सपोर्ट, रशिया ने अटैक किया है। दनूबे जो रिवर है इसके आसपास अटैक किया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रेनरीज है, ग्रेन स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है, इस पे अटैक किया है। तो यूक्रेन करता क्या है बेसिकली, जब ब्लैक सी में क्या कब्ज़ा कर लिया था, मतलब रूट नहीं दिया था रशिया ने, तो यूक्रेन ने क्या किया, यहाँ पे पोर्ट ऑफ इस्माइल से लेके आते थे ये लोग, कुछ चीज़ एक्सपोर्ट वगैरह करनी होती थी, तो यहाँ पे पोर्ट ऑफ सुलीना में लेके आते थे। पोर्ट ऑफ सुलीना आता है रोमानिया के अंदर, और रोमानिया है नाटो की कंट्री, ठीक है। तो यूक्रेन को रोमानिया से दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, रशिया ने अटैक कर दिया इनके डेनूबे रिवर के आसपास जितने भी पोर्ट्स हैं या ग्रेनरीज के स्टॉक हैं उस पर अटैक किया, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, डेनूबे रिवर को जानना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और मेंस में अपने GS पेपर 2 में IR में क्या दिखाएंगे कि रशिया ने वहाँ पे अटैक किया, वो आप एक लाइन एक प्रेजेंट करेंगे अपनी बॉडी में, मींस आंसर की बॉडी में। पोर्ट ऑफ इस्माइल, ये वाली आपको चीज़ें याद रखनी है कि पोर्ट ऑफ सुलीना कहाँ है, रोमानिया के अंदर। चाइना अपीयर्स टू बी बिल्डिंग एयर स्ट्रिप ऑन डिस्प्यूटेड आइलैंड, ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड एक ट्रिटॉन आइलैंड है, ठीक है। ये साउथ चाइना सी में, वैसे तो चाइना पूरे ही साउथ चाइना सी को अपना मानता है, बट वियतनाम जैसी कंट्रीज से उनका झगड़ा चल रहा है अभी। वियतनाम, ताइवान, इन कंट्रीज से झगड़ा चल रहा है, क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी है ये वो कंट्रीज़ भी क्लेम करती हैं, ठीक है। द वर्क ऑन ट्रिटॉन आइलैंड, इसमें क्या है, ट्रिटॉन आइलैंड में ये कुछ अपने एयर स्ट्रिप्स, मिलिट्री सिस्टम्स कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। China claims virtually the entire South China Sea as its own, denying the claims of others and defying an international ruling invalidating its assertion। यानी कि चाइना कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की नहीं मानूंगा, साउथ चाइना सी मेरा है तो मतलब मेरा है,
ठीक है, यहाँ पे देखना ज़रूरी है। ट्रिटोन इज़ वन ऑफ द मेजर आइलैंड्स इन द पार्सल ग्रुप which is roughly equidistant from the coast of Vietnam and China's island province of Hainan। वहाँ से equidistant पे ये वाला आइलैंड है और ये अभी डिस्प्यूटेड है क्योंकि चाइना इस पे अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट्स कर रहा है और ये साउथ चाइना सी में है, तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी इस पे क्लेम कर रही है। देख लेते हैं। बैंक लाइकली टू रेज डिपॉजिट रेट्स टू मीट क्रेडिट डिमांड विद एक्सेस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। जब ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाती है बैंकिंग सिस्टम में, जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो क्या करता है, तो आरबीआई ने बोला अपना इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को ना इंक्रीज़ कर दो, जिससे क्या होता है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, जैसे कि जो कैश रिजर्व रेशियो इज़ द शेयर ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट दैट इज़ मेंटेनेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि बैंक के डिपॉजिट का थोड़ा सा हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। जब बैंक रन हो जाता है, जब बैंक का दिवालिया निकल जाता है ना, तो तब वो आरबीआई उन पैसों से इनकी हेल्प करती है। यानी कि जब तक दिवालिया नहीं तब तक वो आपको पैसे भूल जाने हैं आरबीआई के पास रख के, आपको कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं मिलेगा। The bank cannot use this amount for lending the investment purpose and does not get any interest from the RBI. CRR applies to scheduled commercial bank while the regional rural bank और NBFCs excluded हैं इससे। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, CRR इन्फ्लेशन को, यानी कि जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया तो कहीं ना कहीं से तो एब्जॉर्ब करना पड़ता है, तो CRR जो इंक्रीमेंटल CRR उसे बढ़ाने के लिए आरबीआई कह देता है कि तुम मेरे पास ज़्यादा पैसा रखो। इस वजह से क्या होगा, बैंक लोन आगे थोड़ा कम दे पाएंगे और जो लिक्विडिटी है मार्केट से वो आरबीआई सक कर लेता है, राइट। इन अ हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट आरबीआई कैन इंक्रीज CRR to prevent banks from lending more. CRR also ensures bank have a minimum amount of fund readily available to customers. जब बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कस्टमर से तो CRR कहता है कि थोड़ा कम ही दो आगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है। CRR इज़ कैलकुलेटेड परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज़। नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, पीपल ना कुछ पैसे डिपॉजिट करते हैं डेली और कुछ पैसे निकाल लेते हैं डेली, विदड्रॉ भी करते हैं। उसका जो एक जो बैलेंस अमाउंट होता है ना, उसका आपको रखना होता है, कुछ परसेंट रखना होता है CRR में। CRR की ये बिल्कुल 100% तक भी लिमिट हो सकती है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था, सरकार ने कहा कि मुझे 100% अपना CRR दे दो, जितने भी पैसे हैं वो मुझे दे दो, ठीक है, हम यहाँ से न्यू करेंसी जनरेट करवाएंगे मार्केट में। NDTL refers, banking refers to the aggregate saving account, current account, fixed deposits, fixed deposit balances held by a bank. Currently CRR 4.50% है। SLR क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज़। It is basically a reserve requirement that banks are expected to keep before offering credit to the customers। यानी कि इसमें क्या होता है, SLR की जो लिमिट है वो है 40%। SLR एक बिल्कुल सिक्योरिटी के रूप में बैंक अपने पास रखता है, लिक्विड कैश हो या गोल्ड हो या अदर सिक्योरिटीज़ के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू कीप बिफोर ऑफरिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स। यानी कि जब बैंक्स को पैसों की ज़रूरत होगी ना तो वो इन सब को बेच के अपना काम चला लेंगे, इसलिए होता है SLR। It is basically the reserve requirement that banks are expected to keep before offering credit to the customers. However, these deposits are maintained by the bank themselves and not with the RBI. RBI के साथ कौन सा रहता है, cash reserve ratio, not statutory reserve ratio, ठीक है, SLR नहीं रहता। The government uses the SLR to regulate inflation and liquidity. SLR की जो लिमिट होती है वो थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, लाइक अभी मतलब क्या है 40% है, 40% से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये लिमिट है। जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है रेट, उससे थोड़ा 1-2 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए जाते हैं। लिमिट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो कैन बी 100% ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन। लिमिट ऑफ SLR की जो बिल्कुल हाईएस्ट लिमिट है वो है 40%।
अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये प्रीलिम्स का एक PYQ में भी आया था ये वाला एक क्वेश्चन। अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय अ बैंक एज इन यूजेंस promissory note against funds deposited at the bank for a maturity period of up to 1 year। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये बैंक की तरफ से एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है यूजेस प्रोमिसरी नोट अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड एट द बैंक। अच्छा, जो एक ईयर से ज़्यादा, मतलब जो एक ईयर तक के जो मेचोरिटी डेट रहती है ना, उसके लिए बैंक्स कुछ एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहता है ताकि वो सिक्योर्ड रहे वो पैसे वहाँ पे। ओके, अ CD issued by banks are subscribed to by corporates and mutual funds। ठीक है, तो आज की न्यूज़पेपर में था इतना ही। मिलते हैं कल। आज के लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी PDFs होंगी, लाइक क्वेश्चंस हो गए प्रीलिम्स से आप मेंस के, मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।